आपको जब ये पता चला पहली बार ऐश्वर्या कि आपके पिताजी को इस तरह के एलिगेशन लगे हैं, आपके जहन में क्या चला? डर गए थे, इससे नहीं कि ऐसे वो इल्जाम लगे हैं, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पिता निर्दोष हैं उनको, लेकिन कि किस हद तक, किस स्तर तक गिर के लोग मेरे पिता के साथ, हमने रो रो के एक ही चीज मनाई है। हमने जितने भी अधिकारी थे सबसे हाथ जोड़े, हमने ये कहा कि प्लीज हमें, मेरे पिता को कुछ करना मत। आप देखिए ना कि किस तरह लोग खून के प्यासे हो गए थे, और कोई भी हो जाएगा, किसी को भी इतनी गंदी कहानी आप सुनाएंगे किसी इंसान के बारे में तो वो हो जाएगा आपके खून का प्यासा। तो मीडिया को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किसी इंसान के खून का प्यासा बना दिया था पूरी की पूरी जनता को। सोचिए कि किसी बच्ची के दिल पे क्या बीत रही होगी कि उसको नहीं पता है कि एक जेल से दूसरे जेल में जब उनके पिता को ट्रांसफर किया जा रहा है तो क्या होगा। हम दोनों फोन पे रोए और हमने कहा भगवान हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, पापा को कुछ नहीं होगा और हम ये मुकदमा लड़ेंगे। मजाक बना के रख दिया मेरे पिता के जीवन को। क्यों? क्योंकि मीडिया का दबाव था और उन्होंने ये कहा कि मेरी बच्चियों को मेरा सच पता है, मेरे लोगों को मेरा सच पता है। न्याय के तराजू पर जब फैसले होते हैं तो एक तरफ अदालती फैसले आते हैं तो दूसरे पलड़े पर उन परिवारों की सिसक्तियां और आंसू निकलते हैं जिन्होंने वो दंश झेला होता है। उन्नाव केस एक ऐसा ही केस है जहां पर 7 सालों से एक परिवार उन चीजों को झेल रहा है जो शायद उनके भाग्य में थी ही नहीं या लिखी गई हैं। हम बात करेंगे कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव केस की और जानेंगे कि पिछले 7 सालों में परिवार ने क्या कुछ झेला है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जो चीजें होती हैं पर्दे के आगे कुछ और होती हैं, कई बार पर्दे के पीछे कुछ और होती हैं। उसके पीछे की कहानियां क्या होती हैं, क्योंकि फैसले तो आ जाते हैं सरकारों के, लेकिन परिवार उसके बाद जो तरीके से सफर करता है उसकी कल्पना भी करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जो बेटियां जब शामिल हो जाती हैं, अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती हैं उनकी लड़ाई में, तो कहीं ना कहीं साथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग उनको मिल जाता है। और जब बेटियां अपने पिताजी के लिए लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं अदालतों को भी झुकना पड़ता है। हमारे साथ ऐश्वर्या हैं जो कुलदीप सिंह सेंगर की डॉटर हैं, उनसे जानेंगे, समझेंगे कि पिछले 7 सालों में जो उन्होंने देखा है, राजनीतिक गलियारों से होते हुए जेल की उन दीवारों तक, कैसे वो देखती हैं पूरे इस सफर को। ऐश्वर्या, स्वागत है आपका। थैंक यू। 7 साल हो गए हैं इस केस को चलते हुए और हम समझ सकते हैं कि क्या चीजें गुजरी होंगी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, क्योंकि एलिगेशन लगा देना और कन्विक्ट हो जाना, और एक केस में नहीं 2-2 केसों में, कितना कठिन ये सफर रहा है। अगर मैं थोड़ा शब्दों में जानना चाहूँ आपसे तो, हालांकि बहुत मुश्किल है इनको बयान कर पाना, क्योंकि एक बेटी के लिए पिता जो सब कुछ होता है उसकी दुनिया होती है, लेकिन आज उस बेटी को, अपने पिता को जेल के पीछे देखना पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये भैया कि जो भी मैं, खास करके ये जानते हुए कि आपके पिता निर्दोष हैं और जिस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र करके एक उनको फंसाया गया, जो लोग उसमें इन्वॉल्व रहे, आप उनको देख रहे हैं अपने सामने हंसते बोलते। आपको पता है कि किन लोगों ने आपको पता है कि किन लोगों ने आपके पिता को फंसाया, आपको पता है कि किन लोगों ने आपके पिता के साथ गलत किया। ये सब जानते हुए भी ये एक लड़ाई जारी रखना मुश्किल तो रहा है। पिछले 8 साल से हम लड़ रहे हैं ये लड़ाई, जब से मीडिया ट्रायल हमारे विरुद्ध स्टार्ट हुआ है। हम बच्चियां थे, हम प्रिविलेज्ड बच्चियां थे, मैं नहीं छुपाऊंगी, हम बिल्कुल विधायक जी की बच्चियां थे। उसी तरह से हमको कोई गलत नहीं है। देखिए, अगर राजनीति में कोई अगर आता है तो वो भी इंसान ही है। मेरे पिता ने बहुत मेहनत की है भैया। मेरे पिता ने प्रधानी चुनाव से स्टार्ट किया है, उनका 35-40 साल का करियर रहा है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, 4 बार का विधायक कहलाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, एकदम आम लोगों के बीच में से उठ के आना। और आज भी उन्नाव के जो लोग हैं उनसे बेहद प्यार करते हैं। तो अब जब मेरे परिवार के पास कोई भी पद नहीं है, किसी भी तरह की पावर नहीं है, तो भी लोग हमसे जुड़े हैं, हमें याद करते हैं, हमें प्यार करते हैं और हमारे साथ खड़े हैं। तो इसकी यही वजह रही है कि मेरे पिता जिस तरह के इंसान रहे हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों को समर्पित कर दिया था। और ये जानते हुए कि एक ऐसे इंसान जो शायद जेल भी किसी की मदद करने में ही गए हैं, और वो किस तरह से ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उस मदद ने उन्हें जेल पहुंचा दिया। लेकिन आज भी आप उनसे अगर पूछेंगे, उनसे किसी की मदद करने की बात करेंगे, तो वो यही कहेंगे कि जब तक मुझसे हो सकेगा, जो भी मुझसे हो सकेगा, मैं आगे बढ़ के लोगों की मदद करता रहूंगा। ऐश्वर्या, 2017 में ये पूरा मामला सामने आया, संगीन आरोप लगे कि एक नाबालिग लड़की के साथ दुर्व्यवहार का उन पर आरोप लगा। आप खुद भी उस टाइम नाबालिग रही होंगी, आई एम श्योर, उस वक्त।
ये जो जिन्होंने आरोप मेरे पिता पे लगाया है, मैं उनसे उम्र में छोटी हूँ और ये वो भी जानती हैं। वो मुझे अक्सर मैंने देखा है कुछ इंटरव्यू में जहाँ वो मेरी बारे में बात करती हैं, मुझे छोटी बहन कह के संबोधित करती हैं। क्या आप कभी मिली हैं उनसे? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं मिली। इनफैक्ट मेरे पिता भी कभी नहीं मिले। आपको जान के बहुत अचंभा होगा कि मेरे पिता ने भी उनको पहली बार तभी देखा था जब वो कोर्ट में उनके खिलाफ टेस्टिमनी देने आई थी और उन्होंने मुझसे ये बात कही कि मैं भी तो देखूं कि कौन है जिसने मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया है। जब मैंने पहली बार किसी भी चैनल के सामने बैठ के कहा था कि अगर मेरे पिता ने देखा भी हो उनको गलत नजर से तो जो सजा आप कहेंगे वो हम लेने को तैयार हैं, वो इसी वजह से था कि उसके पहले तक मेरे पिता को पता ही नहीं था कि वो है कौन। हाँ, उनके चाचा हिस्ट्री शीटर रहे हैं, गांव के रहे हैं, प्रधानी लड़ना चाहते थे, उनका परिवार वहां रहता था, तो उनके परिवार को हम जानते थे कि ये लोग हमारे ही गांव के लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, वो सब हमें पता था। लेकिन जिनके द्वारा मेरे पिता पे एलिगेशन लगाया गया उनको तो हम में से किसी ने देखा तक नहीं था। आपने कभी उनसे देखा नहीं था? नहीं, उनके नहीं, परिवार को भी कभी कोई बातचीत कभी नहीं हुई आपकी? नहीं नहीं, हम लोग तो छोटे भी थे और इनकी मेरे परिवार से सन 2000 से दुश्मनी रही है और 2000 में ये मेरे चाचा के ऊपर, इनके चाचा प्रधानी चुनाव के वक्त गोली चला के वहां से चले गए, फरार हो गए थे। इनफैक्ट ये 16 साल फरार रहे हैं। इनके ऊपर 17 से अधिक मुकदमे रहे हैं यूपी में जो दर्ज थे, तो शायद उसी कारणों से ये उत्तर प्रदेश ही नहीं लौट के आते। पुरानी राइवलरी थी पारिवारिक प्रधानी चुनाव की, बिल्कुल। और इनके चाचा जब 2015 के एंड में भी आए हैं तो मैं चाहूंगी कि वो पर्चे आप लोगों को दिखाएं। वो प्रधानी का चुनाव लड़ने की ही मंशा से वहां पे आए थे। उन्होंने गांव में पर्चे भी छपवाए कि वो इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गांव वालों का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मेरे पिता के साथ रहता था कि मेरे ही परिवार की, हालांकि प्रधानी का चुनाव वो नहीं लड़ते थे, लेकिन मेरी परिवार की मेरी चाची प्रधान नियुक्त हुई थी। तो एक मन में इनके टीस तो हमेशा से रही थी और ये टीस इस तरह का रूप ले लेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मेरे ख्याल से जो गांव के लोग हैं, जो ये सारी चीजें जानते हैं कि किस तरह से कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी कहीं ना कहीं दुश्मनी निकालने के लिए, वो बहुत ही गलत है। लेकिन फिर आपको लगता है कि चूंकि आप भी देखिए उनकी डॉटर हैं जी, और वो भी किसी की डॉटर थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी किसी की डॉटर है। आपको लगा कि जो आरोप आपके पिताजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो मतलब एक समझ से परे है और मनोस्थिति क्या रही होगी उस टाइम मैं समझ सकता हूं, लेकिन जिस तरह के आरोप आपके पिताजी के ऊपर लगाए गए हैं, आपको उस टाइम लगा कि यार ये तो मतलब आउट ऑफ द चीज बॉक्स चीज है बिल्कुल? देखिए, मैं इसीलिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलती हूँ कि जब भी मैं आपके बीच में बैठ के बोली या मीडिया में मैं कोई भी बात कह रही हूँ, मैं कोशिश भी करती हूँ कि वो सिर्फ इमोशनल बातें ना हो, मैं तर्क दे सकूं। और मैं सिर्फ एक पुत्री के रूप में नहीं बैठती, मैं सिर्फ उनकी डॉटर नहीं हूँ। जब मैं आपको बता रही हूँ कि वो निर्दोष हैं, मैंने उनका केस देखा है, मुझे मुकदमे का एक एक पहलू पता है, मैंने गाँव के एक एक लोगों से बात की हुई है। सारी चीज जांच परखने के बाद, सारी चीजें साइंटिफिक एविडेंस होने के बाद मैं आपके बीच में बैठ के ये बात कर सकती हूँ। वरना मैं अगर ये जो आरोप लगाए गए उनमें जरा सी भी सच्चाई होती तो शायद मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको नहीं फेस कर पाती, इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह सकती थी कि मेरे पिता पे मुझे गर्व है। लेकिन आज मैं आपके बीच में बैठ के ये बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिस तरह के इल्जामात उन पे लगाए गए वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से, अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उन पे लगाए गए हैं। ईश्वरा, क्योंकि जो आरोप उन पर लगाए गए पॉस्को के अंदर आते हैं, वो एक ऐसा कानून है जिसमें अगर कोई संलग्न हो गया उसका बच पाना बड़ा मुश्किल रहता है। और चूंकि आपके पिताजी विधायक रहे हैं, राजनीति से जुड़े हुए रहे थे, क्या आपको लगता है कि एक तो कानून ऐसा, उसकी पेचीदगी है इसकी, मैं आपको दूसरा ये कि राजनीतिक रसूख होने का भी घाटा उनको मिला इस चीज में पूरा? जी, राजनीतिक रसूख होने का घाटा उनको कितना मिला ये नहीं पता, लेकिन जो कानून का दुरुपयोग इसमें किस तरह से किया गया है मैं आपको बताऊंगी। राजनीतिक रसूख तो हमारा अगर होता तो हम 8 साल से, मेरे पिता बहुत अच्छे राजनेता थे, उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग राजनीति करते हैं वो जानते हैं कि किस किस्म के वो आदमी थे। आप किसी से भी पूछ लेंगे, कुछ लोग जो हिम्मत वाले होंगे वो आपको कैमरा पे बता देंगे, जो हिम्मत वाले जो शायद इतनी हिम्मत नहीं रखते वो आपको कैमरा के पीछे बताएंगे। लेकिन आप बात एक ही सुनेंगे कि मेरे पिता इस तरह के आदमी नहीं थे जिस तरह के आरोप उन पे लगाए गए हैं। और रही बात पॉक्सो के कानून की, तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज है
कि आपको पता होगा कि पॉक्सो के कानून में महज कह देने से बिल्कुल आपको कोई और प्रूफ नहीं देना पड़ता, जो भी लड़की होगी उसको कोई और प्रूफ नहीं देना पड़ता, उसकी टेस्टिमनी पे भी कन्विक्शन हो सकती है। सेम उसी तरह जिस तरह हमारे केस में हुआ। और इसमें इन्होंने एक नकली सर्टिफिकेट, जो कि सीबीआई ने भी माना कि नकली है, फोर्स सर्टिफिकेट लगा के अपनी डेट ऑफ बर्थ बनाई थी। एक दूसरा इन्होंने गैंगरेप का मुकदमा कर रखा है, जिसमें उन्होंने दूसरी डेट ऑफ बर्थ बताई। ये सरकारी स्कूल में पढ़ी गई हैं, जिसमें इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये बालिग है, 1998 इनकी डेट ऑफ बर्थ थी। जब इतनी सारी कॉन्फ्लिक्टिंग डेट ऑफ बर्थ आ गई तो सीबीआई ने स्वयं इनका बोन ऑसिफिकेशन कराया। यूएमसी उन्नाव, आरएमएल लखनऊ का एक बोर्ड बना, एम्स दिल्ली से बेहतर शायद हम और आप जानते हैं कोई अस्पताल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। वहां के बोर्ड ने भी कहा कि 18 साल से ऊपर हैं। लेकिन आप राजनीतिक दबाव या मीडिया ट्रायल का दबाव आप ये देखिए कि ये सारी जांचें होने के बावजूद मेरे पिता पे पॉक्सो के कानून लगाए गए, उनको चार्जशीट किया गया पॉक्सो के अंदर और उनको कन्विक्शन पॉक्सो के अंदर सुना दिया गया। और जो कन्विक्शन है उसमें भी आप मेरा जजमेंट देखिएगा, उसमें भी वो इस तरह लिखते हैं कि जहां तक हम माने ये लड़की माइनर है। मतलब हमने अक्सर सुना होगा कि क्रिमिनल कानून में अगर जरा सी भी वो होती है एक शब्द का भी फेर हो जाता है, फेर हो जाता है तो हमेशा अक्यूज्ड को दिया जाता है। यहाँ सारे सबूत हमारे पक्ष में होने के बावजूद मीडिया ट्रायल के चलते जो एक छवि हमारी बना दी गई थी, उसकी वजह से पॉक्सो के कानून के अंतर्गत, क्योंकि मेरे पिता का और ये जो आरोप लगाती हैं उसका कोई और सबूत है ही नहीं सिवाय इनकी टेस्टिमनी के। और इनकी टेस्टिमनी में भी कितने वेरिएशंस हैं। ये पहले समय बोलती हैं 2 बजे, फिर उसको बदलती हैं, फिर एक दूसरी बात कहती हैं, फिर समय बदलती हैं 8 बजे, फिर फाइनली आती हैं 8 से 8:30 बजे। मेरे पिता का सीडीआर एविडेंस है, मेरे पिता वहां पे है नहीं, वो प्रूव हुआ है, सीबीआई के आईओ ने माना है, अपनी चार्जशीट में लगाया है। ये स्वयं जो घटना का समय बताती हैं फोन पे बात कर रही थी। तो सारे सबूत जब मेरे पिता के पक्ष में थे, लेकिन पॉक्सो का किस तरह से दुरुपयोग मेरे केस में किया गया ये साफ दिखता है। और अगर पॉक्सो का इनको वो नहीं बनाना होता तो शायद ये नकली टीसी क्यों लगाते। इनके जो नकली टीसी इन्होंने लगाई है उसका भी मुकदमा इन पे चल रहा है। लेकिन ये कितने ही लोगों को पता होगा कि इनकी माताश्री, इनके चाचा पे और इन पे एक नकली टीसी बनाने का मुकदमा चल रहा है। मतलब उनके ऊपर भी कई सारे आरोप लगे हैं। उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। इनफैक्ट उन्होंने खुद अपनी माता पे और अपने चाचा पे और अपनी बहन पे खुद आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे 7 करोड़ रुपए केस मैनेजमेंट में खर्च किए हैं। ये एफआईआर मौजूद है, मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिखाएं कि उन्होंने खुद अपने चाचा तक पे आरोप लगाया हुआ है। और केस मैनेजमेंट से हम और आप क्या समझें, ये तो लोगों को समझना चाहिए। उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि ये लोग मेरे 7 करोड़ रुपए खा गए हैं। तो खुद को आप बताते हो, एक तरफ आप बताओगे कि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, आप बेस्ट ऑफ बेस्ट लॉयर्स लेके आते हैं और आप आप जो बात कह रही हैं, इतने पैसे खर्च हुए हैं उनके भी इस केस में, क्या आपको लगता है कि उनके भी नहीं, उनके ही एफआईआर की हुई है। मैं इसमें इसी काउंटर कर रहा हूँ, आपसे काउंटर नहीं करूंगा, मतलब जो मुझे समझ में आता है। हाँ, बिल्कुल, कि क्या दूसरे राजनीतिक दलों ने सपोर्ट किया उनको उस चीज में कि भाई, चूंकि देखिए सत्ताधारी पार्टी के विधायक पे अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां होती हैं उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहती हैं। और क्या आपको लगता है कि दूसरे राजनीतिक दलों ने इसका खासतौर से फायदा उठाया इस चीज का कि भाई एक सत्ताधारी दल के विधायक के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम पूरी पार्टी को इसमें घेर सकते हैं? बेशक इस तरह के फायदा उठाने के लिए बहुत सारा फाइनेंशियल सपोर्ट किया गया है। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, मैं कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको नहीं दे रही हूँ। ये सब उस वक्त न्यूज में भी आता था कि किस तरह से कोई कुछ धनराशि दे रहा है, कोई कुछ धनराशि दे रहा है। इनफैक्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट से इन्हें 25 लाख रुपए मिले थे। और किस तरह से अलग अलग करके अलग अलग दलों ने इनको बहुत सारी धनराशि दी है, जिसका इन्होंने जाने किस चीज में इस्तेमाल किया। और एनजीओज, कितने सारे एनजीओज ने इनको धनराशियां दी हैं, किस तरह एनजीओज का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रही है। खुद मीडिया में आने के लिए कितने सारे एनजीओ वालों ने, सच जानते हुए भी, मुझे तो लगता है कि उन सबको सच पता है, कितने सारे एनजीओ वालों ने सच जानते हुए भी उनका सपोर्ट किया, जो कि बहुत गलत है। कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास और आस्था जो इस तरह के सामाजिक कार्य करते हैं उन लोगों में होती है, तो उन लोगों को और केयरफुल होके इन सब चीज़ों को परख के बोलना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे इस केस में किस तरह की भूमिका उनकी भी रही है कि एक मीडिया ट्रायल कराने में मेरे पिता के विरुद्ध
क्योंकि अगर रही बात जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है वो तो हम लड़ ही रहे वो थे। तो और लड़ ही आपने देखा होगा कि हमने 2020 में अपील अपनी फाइल कर दी थी। 2019 दिसंबर में वो हुआ था और 2020 जनवरी में हमने अपील फाइल कर दी थी। अपील सुनवाने की हमको डेट भी मिल गई थी उसमें। हम एक बार ऑलमोस्ट 90% अपील अपनी सुनवा चुके थे। ये लोग एडजर्नमेंट्स लेके, आप जानते हैं कानून के खुरपेश लोग जानते हैं कि किस तरह से सामने वाले को अगर सुनाना नहीं है तो वो किस तरह से उस चीज को डिले करता रह सकता है। तो ये उस चीज को डिले करते रहे और डिले करते करते हमारे 7 साल बीत गए। और 7 साल में जब हमें एक ऑर्डर मिलता है तो भी ये स्टे लेके आ जाते हैं दूसरे से। स्टे लेने की बात ही नहीं, आपके पास पूरी हक है। अगर कोई ऑर्डर आता है और आपको वो पसंद नहीं आता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय, अपने उससे ऊपर का न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकते हैं। लेकिन आप देखिए इसमें डायरेक्ट कोर्ट नहीं अप्रोच किया गया। आपके पास बहुत कॉम्पिटेंट वकील थे जो हाई कोर्ट में आपका मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन जब एक ऑर्डर किसी और के पक्ष में आता है, आप चाहते तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते। लेकिन आप जानबूझ के गए, आप इंडिया गेट के सामने बैठे। जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते हैं वो किस तरह का सेंसिटिव एरिया है। मैं ही शायद वहां जाके बैठ जाऊंगी तो मुझे वहां से हटाया जाएगा। तो उनको कहीं ना कहीं ये किस तरह से प्रयोजित करके बैठाया गया, वो खुद जाके बैठी या कोई वहां पे मास्टरमाइंड्स लगे थे जिन्होंने वहां पे बैठाया उनको, वहां पे ले जाके 3-4 दिन पहले मीडिया ट्रायल कराया मेरे पिता का और उसके बाद कहीं जाके ये चीज फाइल होती है और स्टे मिलता है। तो ये बहुत सारे सवाल भी उठाए गए उसके ऊपर कि पेचीदगियों को लेकर केस की। उनके पिताजी की डेथ हुई कार एक्सीडेंट में, उस एलिगेशन लगाए गए, कई रिश्तेदारों की मौत हुई, उनके तमाम तरह के एलिगेशन लगाए गए हैं आपको कि इन सब में इन्वॉल्वमेंट इनकी है। कहीं ना कहीं जो केस को दबाने के लिए या जो उनके गवाह थे मैनिपुलेट करने के आरोप लगे उन पे आप क्या कहना चाहेंगी? क्या ये सिर्फ मैनिपुलेशन एक कानूनी दावपेच थे या वाकई में उनमें कोई असलियत थी? उनकी तरफ से एक कहानी रची जा रही है। मैंने माननीय होम मिनिस्टर जी को जब चिट्ठी लिखी थी तो मैंने उसमें यही जिक्र किया था कि अक्सर ये कुछ बातें बोलती हैं। इनके पिता की मृत्यु नहीं हुई थी, उसके पहले इन्होंने मीडिया में आके कहा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। हम देखते हैं चंद घंटों बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जो आदमी 3 तारीख को लड़ाई होती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक रहता है, वो 9 की सुबह मर जाता है आपके इंटरव्यू देने के बाद। आप बोलती हैं कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। आपका एक्सीडेंट होता है, गाड़ी जाके ट्रक में लड़ती है और पूरे देश में किस तरह की पिक्चर पेंट की जाती है जैसे ट्रक ने जाके गाड़ी को उड़ा दिया। आप वो डिस्चार्ज रिपोर्ट पढ़ेंगे, मेरे पिता उस केस में डिस्चार्ज हो चुके हैं, आप वो डिस्चार्ज रिपोर्ट पढ़ेंगे, आप देखेंगे उस दिन इनकी गाड़ी तेज थी, इनके जो लॉयर कम जो गाड़ी चला रहे थे, चालक जो थे वो फोन पे बात कर रहे थे, कितनी स्पीड में चल रहे थे और गाड़ी जाके ट्रक में भिड़ गई। और किस तरह का उसको क्या रूप इन्होंने देने की कोशिश की। ये सब जा रहे थे रायबरेली। मतलब जैसे पिक्चर में हमने देखा है कि भाई स्टोरी बना दी जाती है, गढ़ दी जाती है और उसके पीछे की। और आप खुद सोचिए ना कि ऑलरेडी अगर आप एक बयान दे चुके हैं तो हम इतने तो बेवकूफ नहीं होंगे। इनफैक्ट हम चाहते हैं कि जो भी चीजें नहीं अभी तक अनर्थ हुई हैं, जो भी क्या कहते हैं लोगों के नाम अभी भी नहीं आए हैं, जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं इनकी तरफ से, जो ये सब प्लान कर रहे हैं, जो ये सब करा रहे हैं, उनके भी नाम उजागर होके लोगों के बीच में है कि ये सब प्लानिंग करा कौन रहा है। इंडिया गेट पे पहले जाके आप बैठिए, ये कौन प्लान करा रहा है? यहाँ से औरतें अरेंज होके यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा, ये कौन अरेंज करा रहा है? फंड्स कौन अरेंज करा रहा है? हर वक्त मीडिया मैनेजमेंट कौन कर रहा है? कहाँ बैठ के इंटरव्यू हो रहे हैं? इन सबके पीछे आप ये सोचिए कि जो इनके पिता की लड़ाई हुई है 3 तारीख को, उसमें कुछ चोटें हैं और जब MLC फाइनली पोस्टमार्टम होता है तो उसमें चोटें बढ़ी हुई आई हैं। वो चोटें बढ़ी हुई कैसे आई? मतलब जो ये इंसिडेंट हुआ था उससे पहले झगड़ा हुआ था? झगड़ा मेरे पिता में नहीं, मेरे फैमिली से झगड़ा नहीं हुआ था। मैं बहुत ही क्लियरली इसमें बता देना चाहती हूँ, मेरे पिता दिल्ली में मौजूद हैं, मेरे पिता उन्नाव में मौजूद भी नहीं थे उस वक्त। और इनका जो इनके पिता है, इनके ऊपर 28 मुकदमे थे। वो जाने माने वहाँ के हिस्ट्री शीटर थे और क्या कहते हैं उनकी ही गाँव के कुछ लड़कों से लड़ाई हुई थी। उसका भी एलिगेशन आपके ऊपर उसका भी आप देखेंगे पहली FIR में जब ये नाम लिखाते हैं तो मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं लिखाते। और जैसे ही इसमें मीडिया अटेंशन आता है, ये मेरे चाचा का पहले नाम जोड़ते हैं, फिर धीरे से मेरे पिता का नाम जोड़ते हैं। इनफैक्ट आप अचंभित रह जाएंगे सर, मेरे पिता को इसमें 304 पार्ट 2 मतलब गैर इरादतन हत्या की कॉन्स्पिरेसी
की उसमें सजा सुनाई गई है, हत्या की तो वो सजा भी नहीं है। लेकिन आप अचंभित रह जाएंगे कि जब फर्स्ट चार्जशीट फाइल हुई थी इसमें 302 में, तो कहीं भी मेरे पिता का नाम भी नहीं था उसमें। लेकिन मुझे नहीं पता है कि किस तरह का मीडिया का दबाव बनता चला गया, लेकिन किस संस्था का, कि इनका दबाव इतना ज्यादा था कि उसमें फिर ट्रायल मर्ज होते हैं और मेरे पिता को कन्विक्शन कर दी जाती है। तो सारे सबूत, सारे गवाह सब एक तरफ रख के आप सिर्फ एक किसी के कह देने पे, और ऐसा भी नहीं है कि जिसकी स्टोरी कंसिस्टेंट रही हो, आपने खुद सुना होगा, मेरे ख्याल से अब तो ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, इनके चाचा की खुद, मतलब हम लोग कहते हैं ना कि कोई अगर दुश्मनी भी होगी तो कोई क्या इस हद तक आएगा। आपने इनके चाचा की ऑडियो नहीं सुनी है जहां पे वो अपनी भतीजियों को बता रहे हैं कि जाओ प्राइवेट पार्ट्स में खरोचे बना लो और फिर जाके मेडिकल कराओ। क्या किसी सामान्य परिवार के, क्या आपके परिवार के या मेरे परिवार के चाचा हमसे ये बोलेंगे, कितनी भी दुश्मनी किसी से रही हो? लेकिन जब इस तरह की रिकॉर्डिंग्स थी तो क्या इनको ये बिल्कुल डोमेन में है? वैसे तो ये डोमेन में है, ये डोमेन में है, ये इनके चाचा ने माना है कि इन्होंने ही लगाई तो कोर्ट ने उस पर अपना क्या तर्क दिया? क्या एक्सेप्ट नहीं किया कि ये तो बिल्कुल लग रहा है कि साजिश की जा रही है? कोर्ट ने हर चीज का तर्क अपनी तरह से बता दिया है। और मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि जो लोग कहते हैं कि अगर इतना ही था, ये सारे सबूत थे, तो आपको कोर्ट ने कैसे कन्विक्ट कर दिया? मैं बताना चाहती हूँ, कोर्ट ने मुझे सिर्फ और सिर्फ इनके बयान पे कन्विक्ट किया है। कोर्ट ने बाकी सारी चीजें, जो साइंटिफिक एविडेंस थे, जो सीडीआर एविडेंस थे, मेरे पिता की फोटोग्राफ्स थी, गनर, मेरे पिता विधायक थे उस वक्त, उनको गनर प्रोवाइडेड था, गनर की टेस्टिमनी है, गनर की सीडीआर लोकेशन है। आप सोचिए ना, मेरे पिता जो विधायक थे उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी। जब मेरे पिता के सारे जो गनर हैं उनकी भी लोकेशन उनके साथ सिंक में है, कितना आसान है अगर उनको फंसा देना। मतलब आपका कहना है कि जो भी टेस्टिमनी वहां पर रिकॉर्डेड थी या रिकॉर्ड की गई, और जो आप जैसा कि आप बता रही हैं कि आपके पिता दिल्ली में थे या कहीं और भी थे, गनर उनके साथ थे, उनकी सबकी रिकॉर्डिंग्स थी, तो क्या सिर्फ जो पॉस्को एक्ट उसमें लगा है उसके आधार पर उनको पूरा एक कन्विक्ट कर दिया गया है? मेरे पिता को रेप के मुकदमे में महज पीड़िता के बयान पे कन्विक्शन है। और मैं चाहती हूँ जो लोग कानून के जानकार हैं वो मेरा ये जजमेंट जरूर पढ़ें और देखें कि किस तरह से ये जो सारी बातें मैं आपके बीच में रख रही हूँ, चाहे वो सीडीआर हो, चाहे वो पुरानी दुश्मनी हो, चाहे कोई भी बात हो, चाहे इनका समय का 3 बार बदलना हो, ये सारी चीजें हमारे जजमेंट में मौजूद है। मतलब एक तरीके से कह दिया जाए कि जो पॉस्को एक्ट है वो इन सब पर भारी पड़ गया। वो हर साइंटिफिक है। और पॉक्सो एक्ट तो तब मानते ना अगर पॉक्सो बनता। आप देखिए कि किस तरह से पॉक्सो बन नहीं बनाया रहा, या फिर जानबूझ के बनाया गया? ये बनाया ही इसलिए गया है। आप इनके चाचा की रिकॉर्डिंग इस केस में खास तौर से बिल्कुल बिल्कुल आप इनके चाचा की रिकॉर्डिंग सुनिएगा, वो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। वो एक रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि अरे जब से वो निर्भया वाला केस हुआ था तब से लड़की का बयान जो है वही माना जाता है, बाकी कोई कुछ भी कहता रह जाए। तो जो आदमी, सच्चाई भी है, जो आदमी हिस्ट्री, सच्चाई भी है बिल्कुल इस कानून की। मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे कितने केस है ऐसे जब पुरुषों को फंसाया जाता है और उनका गलत दुरुपयोग किया जाता है उस केस का या उस कानून का। ये कोई पहला केस नहीं है ऐसा। ऐसे हजारों केस पड़े हैं जहां पर लोगों को, जो पुरुषों को खास तौर से फंसाया जाता है, उनकी टेस्टिमनी को बदला जाता है, तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत क्लियर है कि किसी निर्दोष को उस काम के लिए नहीं सजा होनी चाहिए जो उसने नहीं किया हो, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और अगर लोगों का अंतर्मन भी यही कहता है तो उनको ये दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए कि क्या जिस जघन्य अपराध, मतलब हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं, हम लोग जिस तरह के लोग हैं, आप भी जानते होंगे कि रेप कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। कि कोई कह देना कि कोई रेपिस्ट है, ये सब हम लोग, मतलब हमारे लिए सुनना, हमारे लिए सहना कितनी बड़ी बात है, लेकिन तो भी हम कहीं ना कहीं हिम्मत, क्योंकि आप खुद बेटी हैं और इस बात को जब जिस तरह के आरोप लगे हो कि एक बेटी का उस तरह उन्होंने आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मन में झकझोर गया होगा। और यहाँ तक कि इन्होंने मेरे बारे में पर्सनल टिप्पणियां की, आप इंटरव्यूज देखिएगा, ये मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करती हैं, मेरे ऊपर पर्सनल टिप्पणियां करती हैं। और कितने गलत गलत आरोप इन्होंने मेरे पिता पे लगाए हैं। ये जो चाहती हैं बोलती हैं, कितने, खुद तो सीआरपीएफ प्रोटेक्शन में है, खुद जिस अधिकारी को चाहते हैं कॉल करती हैं। इनके एक फोन कॉल पे आप भी जानते हैं राहुल गांधी जी इनसे मिलने को तैयार है। बिल्कुल। और हम तो अकेले ही कोर्ट जा रहे हैं ना सर। पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हैं तो अपना बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इनकी माताश्री 2022 में कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं वहां पे। उन्नाव के लोगों ने हालांकि उनको मात्र 1500 वोट देके वहां भी बताया कि
असलियत क्या है। उन्नाव, मेरे ख्याल से उन्नाव का बच्चा बच्चा चीख चीख के बता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया वो चीज़ दिखाना नहीं चाह रही है। 2018 में भी जब ये फर्स्ट टाइम मीडिया ट्रायल हुआ था तो बहुत बड़े बड़े चैनल वाले आए थे, वो इंटरव्यूज ले गए लोगों की। लोग कह रहे हैं ना कि पहले क्यों नहीं बोले थे, तभी भी बोले थे, उन्नाव के लोग तभी भी बोले थे, आपने तब भी नहीं दिखाया और आज भी आप में हिम्मत नहीं है कि आप वो इंटरव्यूज चला दें, आप आम लोगों की बातें अपने टीवी पे दिखा दें। आप में हिम्मत ही नहीं है क्योंकि आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया और उस नैरेटिव के अगेंस्ट जाने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहीं इसमें एक वाइटल रोल प्ले किया, जिस तरीके से चीज़ें जो थी, जो कि एक राजनीतिक परिवार से आना और एक राजनीतिज्ञ होना, वो कहीं ना कहीं इनको ज़्यादा डैमेज कर गया? और क्योंकि मीडिया में जिस तरीके से चीज़ें होती हैं और राजनीतिकरण किया जाता है, आपको लगता है कि शायद ये केस इतना हाईलाइट नहीं होता क्योंकि वो विधायक थे और मीडिया ट्रायल जिस तरीके से किया गया वो ज़्यादा इफेक्ट कर गया आपको? बिल्कुल, मेरे केस में मैं मानती हूँ कि शुरुआत से लेके अभी तक आपने देखा होगा कि मीडिया की क्या भूमिका रही है। बिना किसी तथ्य को वेरीफाई किए जो एक तरफ बोलता गया, उन्होंने उसी को सत्य की तरह चलाते चले गए। और कहते हैं ना, अब आप अगर क्या कहते हैं, हम दूसरी तरफ की बात ही नहीं सुन रहे हैं तो ऑफ कोर्स जो एक तरफ बता रहा है वो हमको सच लगता चला जाएगा। ऐश्वर्या, हमारा आपके पास आने का एक जो मकसद था यही था, चूंकि लगातार ये बात कही गई कि हमारी बात को सही तरीके से सुना नहीं गया। हम सिर्फ यही जानना चाह रहे हैं आपसे कि आपके मन में जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट तरीके से रखें। और चूंकि बहुत लंबा समय हो गया आपके लिए भी, एक चूंकि आपने देखा है कि 7 साल लड़ाई लड़ना एक बेटी के लिए जो कि अभी अपने बिल्कुल करियर की स्टार्टिंग फेज में थी, उसने क्या कुछ देख लिया दुनिया में। हम बहुत नाइव थे जब हम दिल्ली नए नए आए हैं, थोड़ा डरते भी थे क्योंकि इनके चाचा हिस्ट्री शीटर हैं, इनका गैंग जो ऑपरेट करता है वो दिल्ली से ही ऑपरेट करता है, अभी भी इनके गैंग के लोग हैं। तो उस वक्त तो हम कॉलेज में थे, तो हम कॉलेज वगैरह निकलने से भी मेरी माता श्री खासकर डरती थी, कहती थी वापस आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। तो भी हमने हिम्मत की थी, हम हिम्मती बाप की बेटियां, हम यही कहेंगे। और जब कभी भी लगता है कि हिम्मत टूट रही है या मन कमजोर हो रहा है तो खुद को हौसला दिलाते हैं कि पापा के लिए करना है, क्योंकि हम उसके कलंक के साथ अपने पिता पे जो काम उन्होंने किया नहीं, मेरे पिता ने 35-40 साल का उनकी मेहनत रही है, उन्होंने बहुत लोगों की मदद की है, बहुत नाम कमाया है, बहुत मेहनत की है, हमने देखा है उन्होंने दिन रात मेहनत की है। बच्चियों की पढ़ाई पे किस तरह खुश हुए हैं, बच्चियां कुछ बन जाती थी किस तरह खुश होते थे, और हम लोगों को किस तरह बताते थे। हमारे जन्मदिन भले ही 1-2 बार भूल जाएं, लेकिन अगर गांव में किसी की चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उनको पहुंचना ही पहुंचना रहता था। और सुख तो शायद एक दिन मिस भी हो जाए, लेकिन अगर किसी का दुख है तो वो जरूर परिवार का हिस्सा बन के वहां पे रहे हैं। तो हमने देखा है कि किस तरह के सैक्रिफाइसेस उन्होंने लाइफ में किए हैं। हमने कोई हम हैं 4 बार की विदाई की बच्चियां, लेकिन हमने कोई महल नहीं खड़े किए। उसमें कोई गलत नहीं है, मैं कहूंगा आपसे कि आप ठीक है, आप प्रिविलेज्ड रहे हैं, वो आपकी डेस्टिनी है, क्योंकि आप मेरे पिता की मेहनत उस चीज से वो नकार नहीं सकते। अगर 8 साल बाद भी लोग उनको याद कर रहे हैं तो वो उनकी मेहनत है, वो उनका किया हुआ काम है, कमाया हुआ एक जी। और लोगों एक इंसान को पता है, लेकिन कहते हैं ना कि जो इज्जत इंसान कमाता है उसको एक क्षण भर में किस तरीके से धराशायी कर दिया जाता है, उसका जीता जागता उदाहरण भी है ये। बिल्कुल मुझे लगता है कि जो लोग को लगता था कि इलेक्शंस में, क्योंकि ये सच बात थी कि मेरे पिता को नहीं हरा सकते, उन्होंने एक दूसरा ये रास्ता निकाला कि किस तरह से उनकी छवि धूमिल की जाए। और कुछ जो ये लोग ऑलरेडी दुश्मनी थी इनसे हमारी पारिवारिक, इनका इस्तेमाल किया गया। और मैं अभी भी चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को इसका सच पता लगना चाहिए, लोगों तक। जब तक एक आदमी जिसने इस मुकदमे के बारे में सुना उस तक ये सच नहीं पहुंचता, तब तक मैं बोलती रहूंगी, मैं बताती रहूंगी कि आप प्लीज। और आप मेरी इमोशनल, मैं एकदम, ये मेरी आपसे भी बात करते हुए, किसी से बात करते हुए, मैं आपसे कोई इमोशनल अपील नहीं कर रही सर। आपको जो भी सोचना है आप बिल्कुल, आप लेकिन कहीं ना कहीं मन में बना सकते हैं, लेकिन आप मेरे केस के फैक्ट्स को ना नकारें। मैं आपके बीच में मेरे बैठने का मकसद ही यही है कि मेरे केस की सच्चाई आप। लेकिन कभी कभी अपने आप को भी तो लगता होगा ना कि यार क्या जिंदगी थी, क्या हो गई, क्या जिस तरह के एलिगेशन लगे हैं, क्योंकि आप खुद एक यंग लड़की हैं और जिस बैकग्राउंड से आप आती हैं, तो कहीं और जिस तरह के आरोप लगे हैं वो बड़ा मन को झकझोर देते हैं। आपको जब ये पता चला पहली बार ऐश्वर्या कि आपके पिताजी को इस तरह के एलिगेशन लगे हैं, आपके जहन में क्या चला सबसे पहले, अगर बता सकें तो आप? हम
बहुत मुश्किल है उसको शब्दों में बयां करना, लेकिन हम बहुत दुखी थे और जाहिर सी बात है। बहुत डर गए थे। इससे नहीं कि ऐसे वो इल्जाम लगे हैं, क्योंकि हमें पता था कि हमारे पिता निर्दोष हैं उनको, लेकिन कि किस हद तक, किस स्तर तक गिर के लोग मेरे पिता के साथ, मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं और इनफैक्ट मेरी बुआ दिल्ली में रहती थी, मेरे चाचा क्या कहते हैं दिल्ली में, मतलब आके हम लोगों को समझाने के लिए वो समझाती थी। और जब मेरे पिता को सीतापुर जेल से तिहाड़ ट्रांसफर किया जा रहा था, हमने रो रो के एक ही चीज मनाई है, हमने जितने भी अधिकारी थे सबसे हाथ जोड़े, हमने कहा कि प्लीज हमें, मेरे पिता को कुछ करना मत। वो भी कहीं ना कहीं सच्चाई जानते मतलब डर था आपके मन में ही कुछ हो भी सकता क्योंकि था। इस तरह का मीडिया ट्रायल चल रहा था। आप देखिए ना कि किस तरह लोग खून के प्यासे हो गए थे, और कोई भी हो जाएगा, किसी को भी इतनी गंदी कहानी आप सुनाएंगे किसी इंसान के बारे में तो वो हो जाएगा आपके खून का प्यासा। तो मीडिया को ये सोचना चाहिए कि उन्होंने किसी इंसान के खून का प्यासा बना दिया था पूरी की पूरी जनता को, एक गलत चीज बिना वेरीफाई किए। हम जो लोकल लेवल पे जो पत्रकार रहते थे, हम उनसे कहते थे कि सर आप सच क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, और उनमें से कितनों ने हमसे कहा कि हम पहुंचा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले नहीं दिखाने को रेडी हैं। और आज भी वही हो रहा है कि आप देखेंगे कि कितने इंडिपेंडेंट पत्रकार जो कि कितने जो कहीं ना कहीं सच दिखाना चाहते हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन आप कौन सा मेन स्ट्रीम चैनल देख रहे हैं जो पहुंच के वहां पे सच दिखा रहे हैं? नहीं दिखाएंगे। वो जब दूसरी पक्ष का कुछ भी आएगा, वो दूसरे पक्ष का कुछ भी होगा, तब वो दिखाएंगे। मतलब आप सोचिए कि किसी बच्ची के दिल पे क्या बीत रही होगी कि उसको नहीं पता है कि एक जेल से दूसरे जेल में जब उनके पिता को ट्रांसफर किया जा रहा है तो क्या होगा। डर था मन में, एक बहुत डर था सर। मैं वो चीज व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपनी बुआ को फोन किया, हम दोनों फोन पे रोए, और हमने कहा भगवान हमारे साथ है, हमें कुछ नहीं होगा, पापा को कुछ नहीं होगा, और हम ये मुकदमा लड़ेंगे। परिवार ने किस तरीके से तब तक तो मुकदमा भी नहीं शुरू हुआ था। हमारी तो गुजारिश यही थी कि हमको हमारे लिए ये छोटी लड़ाई नहीं लड़ी है। जब से हम पे इल्जाम लगे हैं, पहली लड़ाई हमारी यही थी कि हमको मुकदमा तो लड़ लेने दो, ट्रायल तो शुरू हो। हमको फेयर तरह से ट्रायल तक नहीं होने का मौका मिला। हमारा 45 डेज का ट्रायल कर दिया, तो महज मजाक बना के रख दिया मेरे पिता के जीवन को। क्यों? क्योंकि मीडिया का दबाव था। मतलब बहुत लोगों से इसमें सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपको शर्म नहीं आई एक परिवार का, सिर्फ मीडिया का दबाव होने की वजह से एक परिवार का सब कुछ उजाड़ते हुए और देखते हुए कि जिस इंसान के साथ ये हो रहा है वो गलत हो रहा है। जाहिर तौर पर परिवार के लिए वो जो क्षण रहे होंगे बहुत भयावह रहे होंगे। परिवार ने किस तरीके से अपने आप को एकाग्रित किया कि नहीं, जो पीछ हो रहा है हम इसको फेस करेंगे और सही चीज़ सामने आएंगी? जब तक मेरे चाचा जीवित थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो हमारी बहुत बड़ी ढाल थे। 2019 तक मेरे चाचा पैरोकार थे। वो कहीं ना कहीं सब जब देखते थे तो एक सिक्योरिटी थी। और उसके बाद से हम टूटते चले गए, हमारे साथ बुरा होता चला गया। लेकिन माता रानी का साथ है और विश्वास है। मेरी माँ बहुत पूजा पाठ में विश्वास रखती हैं, और मेरे पिता भी कहीं ना कहीं, जब उनको कन्विक्शन हुई तो भी उनके हाथ में दुर्गा सप्तशती थी, और उन्होंने यही बोला था कि माता गलत हो रहा है, लेकिन एक दिन मेरा सच, बस इतना कर देना कि एक दिन सच सामने आएगी। मेरी बच्चियों को, और उन्होंने मुझको, मेरी बहन को, हम बड़ा भाग के पहुंचे थे। हम ट्रायल के वक्त हमें, क्योंकि इस तरह का माहौल था तो हमें मना किया जाता था कि वहां मत आओ, क्योंकि माहौल इस तरह का बना दिया गया था कि हम लोग के लिए सेफ नहीं था। लेकिन जब ये सजा हो गई तो हम वहां भाग के पहुंचे, और उन्होंने ये कहा कि मेरी बच्चियों को मेरा सच पता है, मेरे लोगों को मेरा सच पता है, और शायद यही मेरी हिम्मत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या, क्योंकि देखिए पिता के लिए हो या डॉटर के, बेटियों के लिए हो, आपके लिए हो, चाहे सभी के लिए बड़ा मुश्किल रहा होगा। क्योंकि जो एलिगेशन लगे, एक बाप के लिए ये चीज़ सोचना, क्योंकि उनकी भी 2 बेटी हैं, ठीक है, और बेटियों को ये सोचना कि जिस तरह के एलिगेशन हमारे पिताजी के ऊपर लगे हैं, अपने आप में एक दुनिया पलटने वाली चीजें थी। और आप सोचिए वो किस तरह के पिता थे कि मैं सच बता रही हूँ कि कभी हमने, अब तो जब हम बाहर समाज में निकलते हैं, जब इस तरह के कमेंट्स पढ़ते हैं, तो हमें समझ में भी आता है कि किस तरह का फर्क एक है, और किस तरह से लड़कियों के प्रति ज्यादा वो उस तरह से दिखता है। लेकिन मेरे पिता ने कभी समाज की तरफ से भी आपको अवहेलना झेलनी पड़ी?
बिल्कुल। जब आप अपने गांव की, तो चलो ठीक है, आप कहते हैं कि सपोर्ट में रहते हैं सब आप लोगों की, लेकिन जब आप बाहर निकले और दिल्ली जैसे शहर में जब आप जाते हैं या कॉलेज आप जाती होंगी अपने दोस्तों के बीच में, क्या उस टाइम पे ऐसा लगा कि हाँ, जो परसेप्शन है जनता का, आम जनता का, लोगों का देखने का आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति बदल गया है? और क्योंकि वो अगर बदल गया होगा, आई एम श्योर, आप अगर कुछ बताना चाहें तो। देखिए, जो मेरे दोस्त रहे हैं, जो मेरे बचपन से दोस्त रहे हैं, जो मेरे परिवार, मेरा बहुत सपोर्टिव एक परिवार है, और क्या कहते हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन ऑफ कोर्स दिल्ली में बैठे लोग या बाहर बैठे लोगों को नहीं पता कि क्या सच है, वो वही सच मानेंगे जो वो मीडिया में देख रहे हैं, मीडिया के थ्रू देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल तो हो ही गई थी, और लेकिन हम सब एक दूसरे की हिम्मत बने उस वक्त पे। और मैं और मेरी बहन, अगर उसके कॉलेज में कभी उसको कोई बात चुप जाती थी या कोई कुछ बोल देता था तो बुरा भी लगता होगा ना, बहुत मन में टीस आती होगी कि यार, मतलब हम जो चीज, पता है सबसे बड़ी टीस सर मैं बताती हूँ क्या आती है, झेल तो हमने इतना लिया है कि अब हम स्ट्रांग बन चुके हैं उस चीज को लेकर। हैं स्ट्रांग तो नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि अभी भी इफेक्ट तो वो उतना ही करता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वी आर यूज्ड टू इट, ये बोल सकते हैं। लेकिन वही है, इट गिव्स अस मोर डिटर्मिनेशन, कि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कि हमें सबको दिखाना है, हमें सबको बताना है इसमें कि क्योंकि जब कोई इंसान सच्ची लड़ाई के लिए लड़ता है ना ऐश्वर्या, वो अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि उसके सामने समाज के 1000 उल्हाने आ जाएं। मुझे लगता है ऐसा, जो कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है सर। मुझे लगता है कि आप, ये लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप घबराती हैं, क्या कभी आप ही जैसे मुझसे आए, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि आप मुझसे क्या सवाल पूछेंगे, क्या काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे मेरा सच पता है। मेरी तो कहानी एक ही है ना, जो बार बार कहानी बदल रही हैं, जो बार बार अपनी बातें बदल रही हैं, स्टांस बदल रही हैं, वो डरे कि अब कोई क्या सवाल पूछ लेगा। लेकिन आपको लगता है कि 7 साल हो गए हैं, भले ही कोर्ट में चीजें चल रही हैं, एक केस में भले की स्टे लग गया, अभी दोबारा से वो स्टे लगा दिया गया, आगे की प्रक्रिया क्या रहने वाली? क्या लग रहा है आपको कि जो पूरा केस है किस दिशा में जा रहा है? देखिए, मुझे अपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे पूरा विश्वास है। मुझे न्यायालय पे हमेशा से विश्वास रहा है, और शायद यही कारण है कि हम इतने साल से लड़ रहे हैं लेकिन तो भी टूट नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं विश्वास है कि इतने सबूत होते हुए भी हमारे साथ गलत नहीं किया जाएगा, सारे सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। तो आगे आते हुए हमारी यही वो है कि जो हमारे सबूत जो अनदेखा किए गए उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करें कि इस तरह की चीज़ें थी जो नज़रअंदाज की गई, इस तरह का एक गलत परसेप्शन तभी भी बनाया गया था और अभी भी बनाया जा रहा है, और जितने लोगों तक ये असलियत पहुंचा सके। और मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से भी जितने लोग देख रहे हो, अगर कोई भी सवाल मन में हो वो पूछें और वो उसके सबूत देखें और जानें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लड़ाई सिर्फ कोर्ट के अंदर की नहीं रह गई थी, और इसीलिए मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि हम लोग भी पब्लिक में निकलते हैं, हम भी बच्चियां हैं और हम भी लोगों को फेस करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप माने कुछ भी, लेकिन आप दोनों तरफ सुने एटलीस्ट। आपको लगता है कि हमारे भारतीय कानून की ये एक विडंबना कह लें या दुर्भाग्य कह लें लोगों का, कि कई बार देखने में आता है कि चीज़ों को सुना नहीं जाता है, खासतौर से इस तरह के केसों में? आपको भी लगता है कि हाँ, आपने जैसे जिक्र किया कि मीडिया ट्रायल बहुत हुआ, राजनीतिक दबाव था बहुत ज़्यादा, जो सच्चाई दिखानी चाहिए थी शायद वो नहीं दिखाई गई है, गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, आपको लगता है कि इसका आपको हिस्सा बनाया गया है, या फिर ये ऐसा कानूनी अड़चनें ऐसी हैं कि उसमें अपना आप इंक्लूड हो जाती हैं चीज़ें, कि आप चाहकर भी उन चीज़ों को नहीं बता पाते? ये चीज़ें कानूनी अड़चनें तो हैं ही हैं, जो लोग मुकदमे लड़ रहे हैं वो ये जानते हैं, लेकिन स्पेशली हमारे केस में इस तरह की ये कानूनी अड़चनें विधायक थे ज्यादा बनाई जा रही हैं। आप देखिए ना कि एडजर्नमेंट्स लेना, इम्पोर्टेंट डेट्स पे आना नहीं, वकीलों का दाव पेच होते हैं, खैर सब अपनाते हैं और अपनाए जा रहे हैं, और अपनाए जा रहे हैं, पिछले 7 साल से अपनाए जा रहे हैं। और जब आप कोई भी बात बोलेंगे तो कहेंगे तो फिर इतने साल से आप कैसे जेल में हैं, क्योंकि आप सुनाने ही नहीं दे रहे हैं हमको। हमारी भाई विडंबना तो यही है कि हमको सुनाने तो दीजिए, हमको अपनी बात रखने दीजिए, और उसके बाद जो फैसला आएगा, हम 2019 में हमारे विरुद्ध आया था तो भी हमने मंजूर किया था, और सर ऊंचा रख के ही बोला था कि हम आगे लड़ेंगे, अपील में आए थे। बिल्कुल। और अभी भी जो फैसला है हमें तो मंजूर है, हमें तो सारे फैसले मंजूर है। ये आपके साथ बदलता है कि अगर आपके पक्ष में है तो आपको मंजूर है, आपके पक्ष में नहीं है तो आपको मंजूर ही नहीं है।
या लोग उनको कहीं ना कहीं प्रोवोकेट कर देते हैं कि भाई आप इस तरह अब कीजिए? लोग कर रहे हैं, वो खुद होते जो हैं, जो लोग उनके साथ इन्वॉल्व बिल्कुल हैं, बिल्कुल, कहीं ना कहीं और उनकी जो सपोर्ट उनको मिला हुआ है। उनकी प्रोवोकेशन तो रहती ही है, तो सर उनकी ये बताइए पर्सनल कि इंटरेस्ट रहती है। कुलदीप जी से आपकी लास्ट बात कब हुई? क्या उनसे आप मिलने जाती हैं जेल में, या जब नहीं, कोर्ट हियरिंग होती है उनसे, या तब मुलाकात हो पाती है उनसे? कोर्ट हेयरिंग में, अब हाई कोर्ट में आने का उनका प्रावधान नहीं है। मैं कभी कभार उनसे मिलती हूँ। हमारी जो एक परिवार को समय मिलता है 5 मिनट बात करने का, उसमें मेरे पापा से बात होती रहती है, और वो मुझको हिम्मत देते हैं, मैं उनको हिम्मत देती हूँ। तो लेकिन क्या भगवान ने बात, चाहता, मतलब ठीक है, मैं बहुत पर्सनल चीजें नहीं पूछूंगा नहीं आप, कि मतलब क्योंकि देखिए एक पिता के लिए बेटी से दूर होना, एक बेटी का अपनी पिता से दूर होना, मैं अपने पापा के बहुत क्लोज थी। हम्म, जब तक मैं कॉलेज में थी, वो बाहर थे, वो हर रात को 8 बजे फिक्स था, ऐसा कॉल आता था, वो मुझे कॉल करते थे, चाहे कहीं भी हो। चाहे कहीं भी हो, कि पूरे दिन क्या हुआ, क्या रहा, क्या पढ़ा, क्या किया, रोज। मतलब हम इस तरह के क्लोज थे। और वो किसी भी दुनिया के किसी के साथ भी बैठे हों, किसी भी मीटिंग में रहे हों, अगर लेकिन मैंने फ़ोन किया है तो वो एक कॉल में उठाते थे हमेशा। और हम लोग हर तरह की, हम दोस्त, पापा कहते थे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, और हम दोनों बच्चे कहते थे जी। तो हम कहीं ना कहीं दोस्त की तरह बात करते थे। अब उतना बात करने का मौका तो लेकिन वो नहीं। दोस्त कहीं ना कहीं दूर हो गया। हाँ, किसी भी मैं अभी एक जगह गई थी, मैं एक बच्ची अपने पापा को हक करके बैठी हुई थी, और पता नहीं अंदर से ही क्या हुआ, रोना आ गया देख के। तो आपकी अपने पापा के साथ बैठ नहीं सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, आप पापा का हाथ नहीं पकड़ सकते। देखिए आप इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, आप पूरे केस में 92 में नहीं रोई, जैसे पिताजी का नाम है आपकी आंखों में आंसू आ जी, गए। तो मुझे भी थोड़ा सा जी, उस समय फील हो रहा है मुझे भी इस टाइम मैं बात। बहुत क्लोज हूँ अपने पापा से। सारी बच्ची, मेरे ख्याल से बच्चियों में स्पेशली एक वो वो होता भी है, बाप बेटी का प्यार की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। और भगवान ने चाहा तो जल्दी हम लोग साथ होंगे। मेरी शादी के वक्त उनको इंटरिम बेल मिली थी, मेरी शादी के वक्त पापा थे, और वो जितने भी दिन थे, मतलब मैं पूरे टाइम पापा क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, मतलब शादी एक तरफ हो रही है और मुझे सिर्फ इसकी पड़ी है कि मेरे पिता कहाँ है। तो मैं और पापा क्लोज रहे हैं, और भगवान ने चाहा, और आई होप इस बार न्याय होगा। तो अगर न्याय संगत चीजें रही तो पापा और मैं माता साथ जी में। का किस तरह आपने ख्याल रखा? क्योंकि देखिए आप बड़ी बेटी हैं घर की, एक छोटी बहन भी है आपकी, और आपने जैसे बताया कि आपके चाचा जी थे, उनका चले जाना, वो आपकी बहुत सपोर्ट थे। हमने देखा आपके भाई भी हैं और कई सारे रिश्तेदार भी हैं जो आपके बहुत क्लोज रहते हैं। परिवार ने अपने आप को, अपने माता जी को खासतौर से किस तरह कंसोल किया, आपने अपनी बहन को किस तरह संभाला? क्योंकि देखिए बड़ा होने का फर्ज निभाना ही बहुत जरूरी था। मेरी माता जी का, जी मैं बड़ी बहन हूँ, मेरी बहन मुझसे छोटी है। बिल्कुल। मेरी माता जी का दर्द तो जो भी मैरिड औरतें हैं क्योंकि वो देखिए जानती हैं वो कि उनको बहुत हमने देखा भी नहीं है, मीडिया में ज्यादा आती भी नहीं है वो, और क्योंकि कभी ऐसे सवाल जवाब उनसे किए भी नहीं और कह भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत है कि आप मीडिया के सामने आके बात करती हैं। परिवार के तौर पे देखा है तो ज़हनी तौर पर मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किलात रही होंगी, और एक पत्नी के लिए ऐसा चीज़ें फेस करना, आप क्योंकि उनसे बातचीत होती होगी, तो उनको किस तरह आपने कंसोल किया? वो भगवान में बहुत विश्वास रखती हैं। वो मुझे लगता है मेरे पापा की हिम्मत कहीं ना कहीं उनसे भी है, और उनका इस तरह का सपोर्ट कि आप परेशान मत होइए। वो बहुत आस्था रखती हैं ईश्वर में कि परेशानियां होती हैं, कई बार चीज़ें डिले होती हैं, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है। वो कहीं ना कहीं मेरे पिता को मोटिवेट करती है उस चीज़ के लिए। खुद भले ही कितना भी रो लें, लेकिन अगर पापा से बात होगी तो कभी उनके सामने आंसू नहीं गिराती। तो मेरी माँ, हमारे घर में सारे ही बच्चों के लिए, जो बाकी भी बच्चे हैं सब उनको बड़ी अम्मा भी बुलाते हैं, वो सबकी अम्मा ही हैं, और सबकी मजबूती, सबका जो धैर्य और जो साहस आता है वो कहीं ना कहीं उन्हीं से आता है। उनको हंसते हुए देख के, अगर उनको हंसते हुए देख रहे हैं तो घर के सारे बच्चे खुश हैं। तो हम कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं कि वो खुश ही रहें, और कोशिश करते हैं उनको हर वक्त समझाने की, और भगवान ने चाहा तो जल्द उनकी खुशी लौट आएगी। क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि वो उनकी खुशी, जो मेरी माता श्री को तैयार होना बहुत पसंद था, वो सब कुछ पापा से ही है। तो आई होप कि जल्दी ये सब ठीक हो जाएगा। ऐश्वर्या, चूंकि काफ़ी हमने बातचीत की है, अब क्योंकि हियरिंग दोबारा से होने वाली है, जिस पार्टी से आपके पिताजी विधायक थे, सत्ता में यूपी में भी थी, सेंटर में भी रही,
क्या आपको लगा कि आपने कई लोगों को अप्रोच भी किया होगा, आई एम श्योर, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, आपने कहा अमित शाह जी को चिट्ठी लिखी, आपने प्रधानमंत्री को भी आई एम श्योर आपने कुछ चिट्ठियां देखिए सर हमने सबको लिखी हैं, चिट्ठियां हमने सबको लिखी, हमने न्याय सबसे मांगा, हमने प्रधानमंत्री जी से को भी पूरी चीज़ अवगत कराने के लिए चिट्ठियां लिखी, लेकिन शायद हम इतने इम्पोर्टेंट हैं ही नहीं किसी की नज़र में कि उन चिट्ठियों का कुछ हमारे पास रिप्लाई आए कभी भी किसी तरह का। हमने माननीय न्यायालय को भी चिट्ठियां लिखी थी जब भी हमें भय का आभास होता या था। उनको ये आपको ये लगा कि चूंकि भाई जिस तरह के एलिगेशन लगे हैं उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंच जाए, उनको डैमेज ना हो जाए, क्या कभी आपको ऐसा लगा? हमने इतना राजनीतिक होकर इस चीज को सोचा नहीं, हम एक आम नागरिक की तरह उनसे अपील कर रहे हैं और हमारी अपील तब भी यही थी, अपने पिता के लिए थी कि किस तरह से मेरे पिता को गलत फंसाया जा रहा है, ये बात हमने पहुंचाने की कोशिश की और सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्योंकि ऐश्वर्या, उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमने देखा है अक्सर कि जाति व्यवस्था इतनी ज्यादा तरीके से घुसी हुई है, उससे बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जिस समाज से आपके पिताजी आते हैं और जिस समाज के मुख्यमंत्री इस वक्त यूपी में हैं, वो एक ही समाज से आते हैं। आपको लगता है कि सामाजिक तौर पर जिस तरीके से सपोर्ट उनसे मिलना चाहिए था, क्या वो नहीं मिला? मैं मानती हूँ कि न्याय हर जाति और से ऊपर होता है। नहीं, वो तो बिल्कुल है, लेकिन हमारी जो समाज की व्यवस्था है, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जो हर आदमी जो न्याय संगत होगा वो कहीं ना कहीं चाहेगा कि मेरे पिता के साथ न्याय हो। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। और हमारी जो भी अपील किसी से भी रही है वो किसी राजनीतिक दल के पार्टी की बिटिया के रूप में नहीं रही है, वो एक आम नागरिक की तरह रही है, आम बेटी के तौर पर एक बेटी की तरह रही है, एक महिला के तौर की रही है कि देखिए कि किस तरह से कानून का दुरुपयोग हो रहा है, सारे सबूत आपकी आंख के सामने होते हैं। मुख्यमंत्री से कहीं मुलाकात हुई आपकी? नहीं, हमारी सर क्या कहते हैं, हम लोग इतने राजनीतिक हैं नहीं, और क्या कहते हैं नहीं, क्योंकि इतना बड़ा ये मामला हुआ था और हमने देखा है कि विधायक के नाते ही से या एक आमजन के नाते ही आप कभी मैं आपको इसीलिए मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगी, मेरे पिता राजनीति में थे और मेरे पिता राजनीतिक थे, मेरे पिता सबको जानते थे, सबके साथ उठते बैठते थे, सब उनका आचरण जानते हैं। तो जाहिर सी बात है जितने भी लोग उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में मेरे पिता का आचरण जानते हैं, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कैमरे के आगे या कैमरे के पीछे आपको सब सच बताएंगे कि मेरे पिता किस तरह के आदमी थे, कि मतलब ये अपराध उन्होंने नहीं किया हो सकता है। और मेरी जिससे भी अपील है, मेरी जिस भी राजनेता से चाहे वो अपील हो, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी से हो, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी से हो, चाहे वो माननीय गृह मंत्री जी से हो, सबसे एक आम नागरिक एक बिटिया के रूप में है कि देखिए कोई रिस्पांस नहीं मिला उनकी तरफ से आपको कि गलत हो रहा है हमारे साथ। सर हम इतने फॉर्चुनेट नहीं है कि हमें कोई सुन लिया जाए हमारी बात को। जी, मैं बस यही चाहती हूँ, मैं चाहे वो हमारे मीडिया के बंधु क्यों ना हो, सबसे हमारी बस इतनी ही वो है कि आप हमारी बात सुन लीजिए, आप देख लीजिए, आप परख लीजिए और आप तब डिसाइड करिए। इतनी ही हमारी बात थी, इतनी ही हमारी बात है आज भी, और इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। मैं जो चाहती हूँ लोगों तक पहुंचे कि अगर जो सबूत है उनमें से कोई ऐसा सबूत है जो मेरे पिता के विरुद्ध है, तो आप बेशक उनसे नफरत करिए, आप बेशक जो उनके बारे में दिखाते हैं, जो बोलते हैं वो बोलिए। लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे पता है, मैंने आपके सामने अनेक तर्क रखे हैं कि ये मुकदमे में मेरे पिता को झूठा फंसाया गया है। मुझे एकदम हिचकिचाहट नहीं है। कानून को लेकर आप ये बोलेंगे कि जिस तरीके से पॉक्सो का इस्तेमाल किया जाता है, सरकार को भी सोचना चाहिए कि कुछ चीजें इसमें ऐसी होनी चाहिए कि तथ्यहीन हो, या सिर्फ कह देने भर से ही चीजें ना हो। कुछ आप चाहते हैं कि संशोधन हो इस कानून में कुछ? बिल्कुल, मतलब कंसिडर तो करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे कोर्ट्स ने कंसिडर भी किया है। हम अनेक टिप्पणियां आजकल देखते हैं जहाँ पे वो एक्नॉलेज करते हैं कि कहीं ना कहीं जो कानून किसी के हित में बनाए गए थे, जो लोगों के हित में बनाए गए थे, उनका मिसयूज किस तरह से, जो पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ बनाए गए थे, वो किस तरह से उनका मिसयूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें अपने दिमाग में रखने की बिल्कुल जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष देखा जाए, अगर कोई कानून उस पर लागू हो गया है तो जांच पड़ताल हर चीज की पूरी तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल पूरी तरह से होनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब चूंकि नया तारीख जरूर आई एम श्योर क्लोज आने वाली होगी, क्या आप लोगों की तैयारी है, क्या आप लोग अपना तर्क रखने वाले हैं? अगर आप लोगों ने डिसाइड किया कि क्योंकि जो स्टे लगा था, एक में जमानत मिल चुकी है लेकिन एक में स्टे लगा हुआ है, मैं यही बस बताना चाहूँगी कि जो आगे की भी हमारी तैयारी है वो वही तैयारी है कि
हमें एक मौका मिले जो अपनी सारी बातें कोर्ट के सामने रखने का, हमारी CDR लोकेशन रखने का, हमारे पिता की पिक्चर्स रखने का, और किस तरह वो फोन पे बात कर रही थी, जो समय फाइनली उन्होंने बताया, किस तरह उन्होंने समय बदला है, किस तरह से उन्होंने पहला 164 का जो बयान दिया उसमें मेरे पिता का नाम कहीं भी नहीं दर्ज है, किस तरह पॉक्सो के कानून का मिसयूज किया गया है, इसमें पॉक्सो का मुकदमा ये बनता ही नहीं था, और किस तरह से मीडिया के दबाव में चलते ये सारी चीजें अनदेखी कर दी गई। यही हमारी तैयारी है और हम आशा करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम ये सारी चीजें दिखा पाएंगे। देखिए, ये ऐश्वर्या थी, कुलदीप सिंह सेंगर की बड़ी बेटी हैं, और चूंकि हमने पहले ही कहा था कि आज हम सुनने आए हैं एक बेटी को, उसका दर्द, उसकी जो व्यथा है, क्योंकि 7 साल का समय बीत चुका है, लंबा समय हो गया है जब उनके पिताजी जेल में हैं और केस की सुनवाई चल रही है। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी करना किसी का अधिकार नहीं है, ना हमारा है ना ऐश्वर्या का है, लेकिन विश्वास जरूर है ऐश्वर्या को कि कोर्ट में जरूर उनको न्याय मिलेगा। और जो भी तर्क ये रख रही हैं, हम उसको जज करने वाले कोई नहीं होते हैं, लेकिन इशिता ने अपनी बात को जरूर रखा है। हम ये बात सुनने ही आए थे यहाँ पर, और प्रयास किया है इशिता को सुनने का, ऐश्वर्या को सुनने, माफ कीजिएगा, क्योंकि 2 डॉटर हैं, इशिता और ऐश्वर्या, दोनों का नाम मेरी जुबान पे आ रहा है लेकिन ऐश्वर्या ने अपनी बात को बखूबी रखा है और अपनी बात कही है, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते रहे कि इनकी बात को सुना नहीं गया है। ऐश्वर्या, अगर हमसे कोई कहीं सुनी में बातें में आपको लगा हो कि नहीं हमने कुछ आपसे गलत पूछा हो, तो आप हमें कह सकती हैं। बिल्कुल नहीं, मैं आपका इनफैक्ट बहुत ही धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप आए, आपने ज़रूरी समझा कि दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल। मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाई जाए ये सारी बातें, और आगे भी आप इस केस को देखें, आप इस केस को फॉलो करें और लोगों तक सच पहुँचाएं। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे जहाँ तक बल पड़ेगा सच्चाई सामने जरूर आनी चाहिए कोर्ट के माध्यम से। कोर्ट पे सबका विश्वास है, और जैसा विश्वास आपको है, हमें भी कोर्ट पे विश्वास है। जो भी सच्चाई कोर्ट की में पेश होगी या फिर जो भी तथ्य सामने आएंगे, कोर्ट उसी आधार पर अपना फैसला देगा। और जैसा कि ऐश्वर्या ने बताया है कि जो तथ्य कोर्ट में पेश किए गए थे, कहीं ना कहीं कोर्ट को उनको कंसिडर करना चाहिए, और उसी के आधार पर आने वाले दिनों में जो फैसला है वो उनको देना चाहिए। ये थी ऐश्वर्या हमारे साथ, कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी, जिनको आज हमने पूरी तरीके से सुना है और उनकी बात को समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।